नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन इस क्लास में शुरू करने जा रहे हैं हिंदी भाषा शिक्षण की विधियां। देखिए, आज तक की जो क्लास हुई है वो बिल्कुल बेसिक क्लास थी। सामान्यतः अपनों ने जो बेसिक अध्ययन करना था, जो भाषा शिक्षण से संबंधित विभिन्न पक्ष थे उनको जाना, और आज अपन बढ़ते हैं शिक्षण विधियों की तरफ। तो भाषा शिक्षण की विधियां अपन शुरू करने जा रहे हैं। और यदि अपन पहली क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अपन हिंदी भाषा की विधियों का अध्ययन करेंगे, या हिंदी शिक्षण की विधियों का अपन अध्ययन करेंगे। तो भाषा शिक्षण की विधियों से संबंधित यदि अपन बात करें तो इसका अध्ययन करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार की विधियों का अध्ययन करना पड़ेगा। देखिए, सामाजिक तो है नहीं कि सामान्यतः नॉर्मल हिंदी में ही चलेगी। अब ये तो अनेक रूपों में चलती है, यानी गद्य में भी चलती है। हिंदी तो गद्य भी होती है, इसका गद्य भी रूप होता है, पद्य भी होता है, एकाकी भी होता है, एकांकी जिसे कहते हैं, कहानी भी होता है, व्याकरण रचना भी होती है, व्याकरण रचना भी होती है। तो इस प्रकार से है वो, इससे संबंधित अपने को अलग अलग शिक्षण विधियां पढ़नी पड़ेगी। गद्य शिक्षण की अलग पढ़नी है, पद्य शिक्षण की, एकांकी, कहानी, व्याकरण रचना, और भाषा शिक्षण को अपन सामान्यतः इन्हीं 5 भागों में बांटकर ही पढ़ते हैं, और 5 भागों में अलग अलग प्रकार से अपन इसकी शिक्षण विधियां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर आज की क्लास में शुरू करने जा रहे हैं गद्य शिक्षण। तो गद्य शिक्षण में कौन कौन सी विधियां हो सकती है, गद्य कहते किसे हैं, इसके सभी पहलुओं पर अब अपन विचार करेंगे। सबसे पहली बात, गद्य कहते किसे हैं। तो यदि परिभाषा की बात करें तो यदि किसी रचना में छंद, अलंकार, यति, गति, लय आदि संबंधी नियमों का निर्वाह नहीं किया जाए तो वह विधा गद्य विधा कहलाती है। गद्य विधा कहलाती है। अब यहां पर गद्य व पद्य दोनों की परिभाषा आपकी क्लियर हो जाएगी। यदि किसी रचना में छंद, अलंकार, यति, गति, लय आदि के नियमों का निर्वाह नहीं किया जाए तो वो गद्य है। अगर सीधी बात कहें, सीधे शब्दों में कहें तो दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने भाव या विचार, यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने भाव या विचार अपनी भाषा में सीधे प्रकट कर दिया जाए तो वह गद्य कहलाता है। ये लो, सीधी सी बात। व्यक्ति अपने भाव व विचार जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति के सामने बिना किसी मिर्च मिसाले के सीधे के सीधे प्रकट कर दे तो वहां पर वह कौन सा माना जाता है, गद्य शिक्षण माना जाता है। यहां पर क्या कहा कि जिस विधा में छंद की, अलंकार की, यति, गति, लय, नियम किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़े, जैसे मन में आ रहा है, जहां मन में आ रहा है, जो मन में आ रहा है वो उसी रूप में सामने आ रहा है, वो क्या कहलाएगा,
गद्य शिक्षण कहलाएगा। अर्थात इसके लिए किसी भी नियम का निर्वाह आवश्यक नहीं है। सामान्यतः जो विचार जिस प्रकार से जिस समय मन में आ रहा है उसी समय उसी प्रकार से लेखक कह देता है। यदि अपन बात करें तो अभी अपन जो बात कर रहे हैं, अभी अपन जो आपस में शिक्षण कर रहे हैं उसमें यदि देखें तो किस प्रकार का शिक्षण हो रहा है? गद्य प्रकार का। क्यों? कोई भी नियम नहीं है, जैसे दिमाग में आ रहा है, जैसे यूं लग रहा है कि इस तरीके से उनको समझाया जाना चाहिए उसी तरीके से समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर लेखक या जो शिक्षक है उसकी मानसिकता प्रकट हो रही है, वो अपने हिसाब से जैसे चाहे वो अपने विचारों को प्रकट कर रहा है। तो यह क्या है? गद्य है। जबकि पद्य की यदि बात करें तो पद्य में अलंकार होते हैं। क्यों? क्योंकि अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, तो इसलिए अलंकारों का प्रयोग करना पड़ता है। यथा संभव, यथा समय, यति, गति, लय भी लेकर आनी पड़ती है, यानी रुकना भी पड़ता है, ठहराव भी देना पड़ता है, उतार चढ़ाव भी लाना पड़ता है, और छंदों का प्रयोग भी करना पड़ता है। यदि अपन बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास की तो समय अनुसार अनेक छंद है जो अनेक कवियों के प्रिय छंद भी रहे हैं। तो इस प्रकार से यदि अपन बात करें तो दोहा छंद किसी समय बहुत अधिक पसंदीदा रहा है। उसके बाद यदि अपन कवित सवैया की बात करें तो रीतिकालीन कवियों के बहुत पसंदीदा छंद रहे हैं। तो इस प्रकार से जहां पर इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाए वो विधा तो कौन सी होगी? पद्य। और जहां पर इन चीजों का ध्यान नहीं रखा जाए वो विधा कौन सी होगी? गद्य होगी। बस इसमें तो व्यक्ति अपने मनोभाव जैसे चाहे वैसे अपनी भाषा में व्यक्त कर देगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। यहां पर अपन यूं भी कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने मनोभाव व मनोविचार सर्वमान्य भाषा में प्रकट कर दे। यानी सामान्यतः अपन भाषा किसे कहते हैं कि विचार दूसरे के समक्ष प्रकट करे, वही भाषा है। तो दूसरे के समक्ष जब अपन विचार प्रकट करें तो ये तो होना चाहिए कि दूसरे को समझ में भी आनी चाहिए। तो इसलिए सर्वमान्य भाषा यदि अपन लिखेंगे तो भी ठीक रहेगा। अब अपन बात करते हैं गद्य शिक्षण के उद्देश्य की। गद्य शिक्षण के कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? शिक्षण के उद्देश्य, यदि उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, इसमें व्यक्ति अपने मनोभाव व्यक्त करता है जैसे चाहे वैसे। और सामान्यतः कभी कभी सामने वाले को समझ में नहीं आता तो वो एक्सप्लेन भी, यानी उनकी व्याख्या भी करने लग जाता है। और व्याख्या में हम एक छोटी सी बात के लिए बहुत टाइम ले लेते हैं, बहुत शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। उससे क्या होता है? उससे बालक जो होता है उसके शब्द भंडार में वृद्धि होती है, भंडार में वृद्धि होती है। अर्थात गद्य शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य बालक के शब्द भंडार में वृद्धि करना है। कैसे? मान लीजिए कि एक दोहा है, एक छंद है, या फिर मैं यूं कहूं कि एक पद्यात्मक रचना है, पद्यात्मक रचना, जिसमें मान लीजिए कि एक पद्यात्मक रचना है कि रहीमन रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरई मोती मानस चून। अब ये है, समझिए इसको, ये क्या कहना चाह रहे हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि, अब इसमें कितने शब्द हो गए? रहीम दास जी कहते हैं कि
1 2 3 4 5, ये तो 5 शब्द है जो पद्य में मात्र एक शब्द से काम चल रहा है। यानी पद्य का एक शब्द यहां पर अपने को 5 शब्द सिखा रहा है गद्य में। अब बताइए कि पद्य से अधिक शब्द भंडार में वृद्धि होगी या गद्य से होगी? तो जाहिर सी बात है, गद्य से बालक के शब्द भंडार में अत्यधिक वृद्धि होगी। अब यदि अपन इस पूरे दोहे का विश्लेषण करें तो रहीम दास जी कहते हैं कि पानी को हमेशा बचा कर रखना चाहिए, बना कर रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब जगह सूना सूना लगता है। कौन कौन सी जगह? यदि पानी चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता। कैसे? यदि मोती का पानी चला गया, यानी मोती के संबंध में पानी का अर्थ क्या होगा? उसकी चमक। तो मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चमक लेते हुए और हम कहेंगे कि मोती की यदि चमक चली जाती है तो वो मोती किसी भी काम का नहीं रहता। उस मोती की चमक गई तो मोती भी गया। मानस की यदि अपन बात करें तो मनुष्य के संदर्भ में पानी का मतलब होता है इज्जत। आप किसी के घर गए, उन लोगों ने आपको सम्मान ही नहीं दिया, आपने कहा मैं तो वहां पे गया, मेरे साथ किसी ने बात ही नहीं की, मेरा तो पानी उतर गया। अब पानी उतरा ये तो मतलब नहीं है कि उन्होंने बाल्टी भरकर डाला और वो पानी नीचे चला गया यानी उतर गया। इसका मतलब ये है कि इज्जत चली गई, यानी बेइज्जत होना पड़ा। और उसके बाद चून के संदर्भ में यदि लें तो पानी का मतलब जल होता है। यदि आपके पास आटा है और आपके पास पानी नहीं है तो आप उसका कुछ भी नहीं बना पाएंगे। अब देखिए कि जो इतना सा वाक्य था उसके लिए अपनों ने कितनी बड़ी व्याख्या कर दी। हम यहाँ पर ये भी बताएंगे कि यहाँ पर पानी जो एक शब्द है उसके 3 जगहों पर अलग अलग अर्थ आएंगे। पानी के संदर्भ में चमक, मनुष्य के संदर्भ में इज्जत और चून के संबंध में आटा। अर्थात मोती की चमक चली जाए, मनुष्य की इज्जत चली जाए और आटे के साथ यदि पानी का मेल नहीं हो तो कोई भी अर्थ नहीं बचेगा, यानी सब व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए रहीम दास जी कहते हैं कि सदैव पानी को बचाकर रखना चाहिए, अर्थात मोती की चमक को बचाकर रखना चाहिए। मोती की यदि इज्जत करवानी है, यदि मोती की वैल्यू बढ़ानी है तो उसका पानी होना चाहिए। मनुष्य को यदि अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो उसकी इज्जत बनी रहनी चाहिए। सदैव ये प्रयास करना चाहिए कि उसकी इज्जत बची रहे। और यदि आटे को काम में लेना है तो आपके पास जल होना चाहिए। अब कितनी बड़ी व्याख्या कर दी, कितना टाइम ले लिया। अब इन 2 पंक्तियों के लिए इतने जो शब्द काम में लिए गए हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे? बालक के शब्द भंडार में वृद्धि। तो इसलिए गद्य शिक्षण इसलिए करवाया जाता है ताकि बालक के शब्द भंडार में वृद्धि हो। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि छोटे जब स्कूल होते हैं या जब छोटे बालक होते हैं तो उनसे शिक्षक खड़ा कर करके पाठ पढ़वाते हैं। चल भाई तू खड़ा हो, पाठ पढ़, अब तू खड़ा हो, यानी थोड़ी देर किसी से पढ़वाया, थोड़ी देर किसी से पढ़वाया, थोड़ी देर किसी से पढ़वाया। और उस समय ये नहीं है कि शिक्षक घूमते रहते हैं या किसी से बात करते रहते हैं। शिक्षक स्वयं भी बुक लेकर बैठे होते हैं, यानी वो देख रहे होते हैं। क्या देख रहे होते हैं? वो देख रहे होते हैं कि बालक द्वारा शुद्ध उच्चारण किया जा रहा है या नहीं। तो यहां पर गद्य शिक्षण का एक और उद्देश्य बन जाता है कि बालक द्वारा शुद्ध उच्चारण करवाना। बालक को यदि उच्चारण शुद्ध सिखाना है तो उसके लिए गद्य शिक्षण आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि वो गद्य में जब ज्यादा से ज्यादा पढ़ेगा, और ये संभव तभी होगा जब बालक का ध्यान रखा जाए और बालक को यथा समय रोक कर उसे उसका शुद्ध उच्चारण बताया जाए, तभी ये संभव है। अन्यथा बालक कोई पढ़ रहा है, वो कुछ भी गलती कर रहा है,
वो गलती उसकी रिपीट हो रही है, यानी बार बार वो गलती किए जा रहा है, उसको कहीं भी रोका नहीं गया, टोका नहीं गया, उसको बताया नहीं गया कि वहां वो गलती कर रहा है, तो फिर वो सदैव गलती बनी रहती है, फिर उस गलती में सुधार की संभावना नहीं रहती। तो इसलिए ही छोटी कक्षाओं में से ही, इसीलिए जब बालक छोटी कक्षाओं में होता है तभी उससे वाचन करवाया जाता है, उसे खड़ा कर करके पढ़वाया जाता है ताकि उसका उच्चारण शुद्ध हो सके। यहाँ तक कि जब बहुत छोटा बालक होता है, नर्सरी में होता है, फर्स्ट क्लास में होता है, तब उसे जब पढ़ने बैठाया जाता है तब उसे सिखाया जाता है कैसे कबूतर, और उससे जोर जोर से बोलने के लिए कहा जाता है। तो इससे क्या होता है कि बालक के उच्चारण में शुद्धता आती है। दूसरा उद्देश्य, आगे की यदि बात करें तो बालक में पठन व वाचन कौशल का विकास होता है। यदि बालक गद्य शिक्षण कर रहा है और गद्य में पढ़ रहा है, बोल बोलकर पढ़ रहा है, तो उसके पठन व वाचन दोनों ही कौशल विकसित होंगे। यानी एक तो वो पढ़ रहा है देखकर, तो उसे पढ़ना आएगा, वो बोल रहा है तो बोलने से उसका जो अभिव्यक्ति है, उसकी अभिव्यक्ति वो अच्छी होगी, यानी वो अभिव्यक्त करना सीख जाएगा, उसका जो अभिव्यक्ति कौशल है वो विकसित होगा। और पठन में भी यदि अपन ले तो पठन दो प्रकार का होता है, मौन भी होता है और इसके साथ साथ सस्वर भी होता है। यदि मौन पठन भी कर रहा है, वाचन का ही एक रूप होता है ये। यदि बालक मन ही मन में पढ़ रहा है, सीधे के शब्दों में या सीधे शब्दों में कहा जाए तो बालक मन ही मन पढ़ रहा है तो भी उसके शब्द बढ़ रहे हैं, साथ साथ उसे पढ़ना भी आ रहा है। दूसरी बात, वो सस्वर वाचन कर रहा है, तो अभी अपनों ने देखा ही था कि शिक्षक क्लास में बैठा है, विद्यार्थियों से पढ़वा रहा है, पठन करवा रहा है, और सस्वर यानी लेखक या जो शिक्षक है वो बालकों से यूं कहे कि भाव के अनुसार पढ़ो। अब कभी कभार ये देखा जाता है कि कहीं पर निबंध की तरह कहानी पढ़ी जाती है। अब यदि निबंध की तरह बच्चा कहानी पढ़ रहा है या शिक्षक कहानी पढ़ रहा है तो वहां पर क्लास रुचिकर नहीं होगी, अधिकतर विद्यार्थी जो पीछे बैठे हैं वो सो जाएंगे। सस्वर वाचन भी आवश्यक होता है, तो इसलिए यहाँ पर गद्य शिक्षण में बालक सस्वर वाचन करना भी सीखता है, यानी लय के साथ, उतार चढ़ाव के साथ। मान लीजिए कि एक कोई कहानी है, अपन जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुरस्कार कहानी को ले लेते हैं। अब पुरस्कार कहानी में है, वो एक मधुलिका नाम की लड़की है, वो अरुण नाम की लड़की से प्रेम करती है। अब वहां पर ये होता है कि उसे जब पता चलता है कि वो उसके राज्य को हानि पहुंचाना चाहता है, तो जैसे उसे पता चलता है तो वो अरुण से मिलकर घर पे आ रही होती है। उस समय लेखक यूं लिखता है कि वो जा रही है, चारों तरफ अंधेरा है, वो चले जा रही है, परंतु उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो किस दिशा की तरफ जा रही है, उसे कौन सी दिशा में जाना है। उसके पैर अनायास ही चलते जा रहे हैं, परंतु उसका मन व मस्तिष्क जा ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा। उसके आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सी दिशा की तरफ जा रही है, बस वो चल रही है। एकदम से अचानक से वो एक जगह ठिठकती है, और जैसे ही ठिठकती है सामने से आवाज आती है कि मरेगी क्या, यानी एक सैनिक, राजा का सैनिक घोड़ा लेकर और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब ये एक तो तरीका होता है, ये एक होता है मधुलिका अरुण से मिलकर जा रही थी, यानी ये निबंध का। तो इस तरीके से यदि आप बालक को गद्य शिक्षण करवाओगे तो बालक सस्वर पढ़ना शुरू कर देगा, सस्वर पठन शुरू कर देगा। उसे उतार चढ़ाव का, भाव के अनुसार, विचार के अनुसार पढ़ने का ज्ञान होगा। और वाचन में उसे अभिव्यक्ति कौशल,
या उसमें अभिव्यक्ति कौशल का विकास होगा, वह अपने विचार भी सामान्यतः प्रकट करने लगेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपनों ने गद्य शिक्षण के 3 उद्देश्य देखे हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन 1-2 उद्देश्यों की बातें और करते हैं। तो यहाँ पर गद्य शिक्षण के जो अपनों ने उद्देश्य देखे, वो बालक के शब्द भंडार में वृद्धि, शुद्ध उच्चारण करवाना, उसके साथ साथ पठन व वाचन कौशल का भी विकास बालक में करवाना। उसके बाद अपन बात करते हैं अगले उद्देश्य की। यदि बालक को गद्य शिक्षण करवाया जा रहा है तो बालक को लिपि का ज्ञान भी होगा, यानी बालक को लिपि का ज्ञान करवाना भी गद्य शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। गद्य शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों को यदि अपन देखें तो बालक को लिपि का ज्ञान करवाना। अब विभिन्न प्रकार के लिपि चिन्ह होते हैं, अब उनका ज्ञान यदि कहीं पर करवाया जा सकता है तो गद्य शिक्षण में ही करवाया जा सकता है। देखिए, पद्य शिक्षण में सामान्यतः यति होती है, गति होती है, यानी थोड़ा ठहराव होता है, उसके बाद चला जाता है। जबकि लिपि यानी बहुत से शब्द बालक को पढ़ने होते हैं। बालक लेखक के विचारों से जुड़ता है, और जब लेखक के विचारों से जुड़ता है तब उसमें अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। और जब अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव के अनुसार बालक की जब समझ विकसित होती है तो वो उस भाषा की लिपि से संबंधित ज्ञान भी प्राप्त करता है। यहां पर यदि अपन हिंदी की लिपि की बात करें तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि, और देवनागरी लिपि की एक प्रमुख विशेषता है कि वह इस लिपि में जो लिखा जाता है वो बोला जाता है, जो बोला जाता है वो लिखा जाता है। ये देवनागरी लिपि की विशेषता है। अब बालक को हम एक वाक्य लिख कर देंगे कि राम एक अच्छा लड़का है। अब हमने बालक को ये लिख कर दिया तो बालक ने इन वर्णों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है जो देवनागरी लिपि के वर्ण है। अब उसने इन वर्णों का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो यह अच्छे से इस वाक्य का अध्ययन कर पाएगा, पढ़ पाएगा। अब यदि अपन उसकी अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में बहुत से शब्दों में यदि अपन नॉलेज की बात करें तो नॉलेज शब्द है वो के से शुरू होता है। अब बालक ने के भी पढ़ा है और एन भी पढ़ा है, परंतु फिर भी उसने यदि नॉलेज शब्द पहली बार देखा है तो वो उसका उच्चारण नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसे विशेष नियम या इस संबंध से संबंधित ज्ञान करवाना आवश्यक है। जबकि यहाँ पर बालक लिपि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और लिपि के ज्ञान के बाद वो नई नई चीजों को उसमें ऐड करता जाता है। हालांकि हर एक भाषा की अपनी लिपि होती है, अपने चिन्ह होते हैं, परंतु हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी की जो विशेषता है कि जो बोला जाता है वो लिखा जाता है, जो लिखा जाता है वो बोला जाता है, अन्य किसी भी भाषा की नहीं है। तो इसलिए इस शिक्षण के तहत या गद्य शिक्षण के तहत ही हम इस लिपिगत ज्ञान को बालक को दे सकते हैं। क्लियर? उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। अगला गद्य शिक्षण का उद्देश्य कौन सा हो सकता है? यदि अपन गद्य शिक्षण के अगले उद्देश्य की बात करें तो इसके तहत या गद्य शिक्षण के द्वारा बालक में स्वयं अध्ययन करने की
आदत डालना। देखिए, पद्य शिक्षण बालक चाहकर भी नहीं करेगा, स्वयं अध्ययन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे सहायक की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके उसे अर्थ जानने की जरूरत है, और उन अर्थों के लिए उसे किसी न किसी सहायक की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो यदि कोई सहायक नहीं है तब तक वो पद्य शिक्षण नहीं करेगा। जबकि गद्य शिक्षण में आपने यूं बता दिया कि उस लेखक की वो कहानी बहुत अच्छी है, बहुत रुचिकर है, बालक स्वयं लेकर पढ़ना चाहेगा। और कुछ बालक तो ऐसे होते हैं कि सिलेबस में जहां पर कहानियां होती है, 10th क्लास के बालकों की यदि अपन बात करें तो वो जैसे ही हिंदी की पुस्तक आती है ढूंढते हैं कि कौन कौन सी कहानी है, और जो जो कहानी है वो पहले ही पढ़ डालते हैं। तो इससे क्या होता है कि गद्य शिक्षण से बालक में स्वयं अध्ययन करने की आदत का विकास होता है, जो किसी भी अन्य में नहीं होता। यदि अपन व्याकरण ज्ञान की बात करें तो व्याकरण में भी ऐसे नहीं है कि बालक स्वयं से समझ लेगा। यदि बालक रट्टा भी लगा लेगा तो भी उसे चीजें समझ में नहीं आएगी, उसे सहायक की आवश्यकता है, तो वह स्वयं अध्ययन नहीं कर सकता। एक गद्य शिक्षण ही ऐसा शिक्षण है जिसके माध्यम से बालक है वो स्वयं अध्ययन कर सकता है, और इसमें है वो बालक रुचि भी लेता है। तो वो रुचि के साथ गद्य शिक्षण करेगा, यानी गद्य का अध्ययन करेगा, और जैसे जैसे वो अध्ययन करता जाएगा वैसे वैसे उसके शब्द भंडार भी बढ़ते जाएंगे, उसकी रुचि भी बढ़ती जाएगी, उसमें पठन कौशल का विकास भी होगा, वाचन कौशल का विकास होगा, लिपिगत ज्ञान भी बढ़ेगा। ये लो, ये है भाषा शिक्षण के, या फिर अपन यूं कहें कि गद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य। अपन भाषा शिक्षण की विधियां पढ़ रहे हैं, और भाषा शिक्षण की विधियों को अपने को अलग अलग भागों में बांटकर पढ़ना है, और उनमें से पहला अपनों ने शुरू किया है गद्य शिक्षण। सबसे पहली बात तो अपनों ने देखी है कि गद्य शिक्षण कहते किसे हैं। कहते किसे हैं? सीधी अपन जैसे बोल रहे हैं वैसे विचारों को लिख दो, वो गद्य हो जाएगा। उसके बाद अपनों ने देखे हैं गद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य। यदि उद्देश्यों की बात करें तो देखिए, सबसे पहली बात तो कि गद्य शिक्षण के माध्यम से बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। बालक शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं, और शुद्ध उच्चारण के साथ साथ बालकों में पठन व वाचन कौशल का भी विकास होता है। बालक लिपिगत ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, उनमें स्वयं अध्ययन करने की भी क्षमता का विकास होता है। ये थे गद्य शिक्षण के उद्देश्य। अब अपन अगले टॉपिक की बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट गद्य शिक्षण के बारे में। देखिए, गद्य शिक्षण के जो शब्द हैं, गद्य शिक्षण के शब्दों को अध्ययन करने, या फिर मैं यूं कहूं कि सीखने, गद्य शिक्षण के शब्दों को सीखने की या व्याख्या करने की विधियां महत्वपूर्ण चीज है। सीधे के सीधे इसमें प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये क्या है? सबसे पहले तो अपने को इस लाइन को ही समझना है। गद्य शिक्षण, देखिए गद्य शिक्षण में अपनों ने ये चीज तो देख ली कि शब्दकोश भंडार में वृद्धि होती है, यानी बालक के पास अनेक शब्द आ जाते हैं। तो वो जो शब्द आ रहे हैं उनको बालक को समझाना तो पड़ेगा कि उस शब्द की संरचना किस प्रकार से हुई है, उस शब्द की रचना किस प्रकार से हुई है, वो कहां से आया है शब्द। यदि उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो शब्द कहां से आया है तो कुछ शब्द तो वो रट्टा लगा लेगा, परंतु प्रत्येक शब्द को वो अपने मस्तिष्क में नहीं रख पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम उन सभी शब्दों को बालक को सिखाने के लिए या सीखने के लिए या उसके समक्ष व्याख्या करने के लिए कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं, कुछ प्रक्रियाओं को अपनाते हैं, जिसके द्वारा बालक के मस्तिष्क में वो शब्द या उनकी जो संरचना है, या मैं यूं कहूं उनकी बनावट है,
वो बालक के मस्तिष्क में जो है वो स्थिर हो जाए, और स्थिर हो जाए तो वो बालक के शब्दकोश में हमेशा ही बने रहेंगे, और इस प्रकार से बालक के शब्दकोश में या शब्दकोश के भंडार में वृद्धि होती रहेगी। तो यहाँ पर अपन जो बात करने वाले हैं वो ऐसे शब्दों के बारे में कि जो नए शब्द बालक सीख रहा है वो किस किस प्रकार से बालक को सिखाया जाए ताकि उसके मस्तिष्क में बने रहें। तो इस विषय पर भी चर्चा करेंगे, परंतु आज की क्लास में नहीं, अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।